हेलो एवरीवन, ये हमारी यूपी लेखपाल मैथ सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें आज हम रेखा गणित से शुरुआत करेंगे। और आज हम इसमें पढ़ेंगे त्रिभुज यानी ट्राइंगल, उसके प्रकार, माध्यिका क्या होती है, केंद्रक किसे कहते हैं, लंब व लंब केंद्र क्या होता है, कोण अर्धक क्या होता है, अंतः केंद्र क्या है, अंतःवृत्त, लंब समद्विभाजक, परिकेंद्र और परिवृत्त, त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की समरूपता, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के सूत्र। ये सब देखने के बाद कल हम अभ्यास भी इसके करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं या त्रिभुज क्या होता है। देखिए, कोई भी तीन असरेखीय बिंदु, जैसे कोई भी तीन असरेखीय का मतलब जो एक रेखा में ना हो, इनको हम मिला दें तो हमें जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं त्रिभुज। ये हमें एक ए बी सी, ये एक त्रिभुज हमें मिल गया। ठीक है, अब इसमें ये कोण बनते हैं, ए बी रेखा और ए सी के बीच में बना कोण ए बी और बी सी के बीच में बना कोण बी, ए सी और सी ए के बीच में कोण बना सी। तो अब ध्यान रखना है, पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा कि एंगल ए बी और सी यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है 180। यानी हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछता है, देखिए मान लीजिए हमें ये दिया है कि ये वाला एंगल 60 है, ये 70 है, तो इसका मान हमें बताना है, ये x है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि तीनों कोणों का योग कितना है 180। तो हम इसे लिखेंगे 70 प्लस 60 और प्लस इसकी वैल्यू हमने x डिग्री मानी, तो x बराबर कितना होगा 180। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे इन दोनों को, यानी 6 दूनी 130 को, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। यानी ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 50 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसमें हमने बी सी रेखा को डी बिंदु तक, डी बिंदु यहाँ पर कोई है, यहाँ तक हमने इसे आगे बढ़ाया। तो जो ये कोण बन रहा है ये वाला, देखिए ए सी डी, ये जो एंगल बना इसका मान क्या होगा, इसका जो मान है वो इसके विपरीत दो अंतः कोणों के, यानी ये दोनों एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसे एग्जाम्पल से देखेंगे कि मान लीजिए ये एंगल हमें दिया हो 60 डिग्री और ये हमें दिया है 50 डिग्री, और हमसे पूछा है कि एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी का मान बताइए क्या होगा। तो इसका जो वैल्यू है, इसका मान है वो इन दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर, यानी ये हो जाएगा 50 ये वाला कोण और ये वाला प्लस 60, इन दोनों के योगफल के बराबर, यानी ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यानी ये कोण होगा 110 डिग्री का। तो ये दूसरा पॉइंट था हमारा कि बाह्य कोण का मान त्रिभुज की किसी भी एक रेखा BC को आगे बढ़ाने पर जो बाह्य कोण बनता है उसका मान दो अंतः कोणों के, उसके विपरीत, ये वाला अंतः कोण नहीं लेना है हमें, उसके विपरीत ये दोनों अंतः कोणों के मान के योगफल के बराबर होता है, यानी 50 प्लस 60। तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई ये त्रिभुज दिया है और इसमें एंगल दिया है, ये मान लीजिए ये दिया है 80 डिग्री, ये दिया है 60 डिग्री, और ये तीसरा कितना होगा, हमने सबसे पहले पॉइंट में कहा था तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये वाला क्या होगा 180 में से इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, ये वाला हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब इसमें प्रश्न ऐसे बनता है, ये तीसरा पॉइंट है, इससे आएगा कि बताइए ए बी बी सी और सी ए, इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये पूछेगा हमसे। तो इसका नियम होता है कि जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सम्मुख की भुजा भी सबसे बड़ी होती है, यानी यहाँ पे कोण 80 सबसे बड़ा है, तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी है BC, तो यानी BC भुजा सबसे बड़ी होगी। उससे छोटी कौन सी होगी, जो छोटा कोण है उससे, 80 से छोटा है 60, और 60 के सामने कौन सा भुजा है AC, यानी BC से छोटी भुजा होगी AC, और उससे छोटा कोण है 40, और 40 के सम्मुख भुजा है AB, यानी AB जो है वो सबसे छोटी भुजा हो जाएगी। ठीक है, यानी जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होती है।
अब मान लीजिए ऐसे कोई त्रिभुज दिया हुआ है, इससे आप प्रश्न देखिए कैसे बनेगा। ये कोई त्रिभुज दिया है और मान लीजिए ये हमें दे दिया है 70 और ये हमें दे दिया है 80 और ये कितना हो जाएगा, या ये हमें नहीं दिया है एंगल। त्रिभुज का नाम है PQR। इसमें पूछा है कि बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो सबसे, या ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी भुजा कौन सी है। तो सबसे पहले तो हम ये कोण फाइंड करेंगे कि इसका मान कितना है। तो ये 70 हो गया, ये 80 हो गया और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ 180 में से हम माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री। तो अब देखिए जो सबसे बड़ी भुजा अगर हमसे पूछी जाए तो हम बताएंगे क्योंकि 80 सबसे बड़ा है तो उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी, यानी PR जो है सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। और उससे छोटी कौन सी होगी, उससे छोटा कोण है 70, 70 के सामने भुजा कौन सी है QR, तो उससे छोटी भुजा होगी QR। और उससे भी छोटी भुजा 30 के सामने जो है PQ, यानी सबसे छोटी भुजा PQ। अब हमें पता है सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी PR और सबसे छोटी पूछ ली जाए तो PQ। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है। पॉइंट नंबर 4 है त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले देखिए ये एक त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं AB, BC और CA तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। यानी जिसमें सभी भुजाएं बराबर हैं उसे हम कहेंगे समबाहु, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। इसमें यानी AB बराबर होगा BC बराबर होगा CA, यानी ये सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। भुजाएं बराबर हैं तो इसमें जो ये अंतः कोण होते हैं ये भी बराबर होते हैं। और चूंकि जब हम जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 है तो एक कोण अगर तीनों बराबर है तो एक कोण का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी प्रत्येक जो अंतः कोण त्रिभुज का कोण है ये 60 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी दो हो गए, सभी कोण बराबर होंगे, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 60 डिग्री और सभी भुजाएं हैं AB बराबर BC बराबर CA। 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा समबाहु त्रिभुज के। नेक्स्ट है ये त्रिभुज, इसमें आप देखें दो भुजाएं बराबर होती है इस त्रिभुज में। मान लीजिए ये PQ बराबर है PR के, तो ये एक हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे इसे, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी दो भुजाएं बराबर है। यानी हम इसके लिए लिख सकते हैं कि इसमें PQ बराबर है PR के, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसमें भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं, यानी PR के सामने कौन सा है ये एंगल Q और PQ के सामने है एंगल R, ये कोण भी बराबर होते हैं। यानी नेक्स्ट इसमें हो जाएगा एक पॉइंट, एंगल Q बराबर होगा एंगल R की। तो दूसरा हमारा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं और भुजाओं के सम्मुख कोण ये दोनों भी बराबर होते हैं। नेक्स्ट है ये त्रिभुज KLM। इसमें देखिए ये एक विषम बाहु त्रिभुज है क्योंकि इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, ना तो KL बराबर है LM के, ना ही LM KM की। तो यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है उसे हम कहते हैं विषम बाहु। क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है उसे कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। इसमें जो ये कोण होते हैं ये भी कोई भी कोण बराबर नहीं होते हैं, सभी कोण असमान होते हैं। तो ये तीन तरह के त्रिभुज हुए, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषम बाहु। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पे। सबसे पहले है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 90 से छोटे जितने भी कोण होते हैं वो सभी न्यून कोण कहलाते हैं। यानी यदि किसी त्रिभुज का कोई कोण न्यून कोण है यानी 90 से छोटा है, मान लीजिए इसका मान 70 है, तो ये जो त्रिभुज है ये न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, यानी यदि किसी त्रिभुज के किसी कोण का मान 90 से कम है, न्यून कोण है, तो वो एक न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसे ही समकोण त्रिभुज, कोई त्रिभुज जिसमें कोई कोण समकोण है यानी 90 डिग्री है। समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, यानी कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का है, मान लीजिए ये कोण 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अगला है अधिक कोण त्रिभुज, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी एक कोण का मान अधिक कोण है। अधिक कोण यानी 180 से छोटा लेकिन 90 से बड़ा। मान लीजिए इसका मान है 130 डिग्री,
तो ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो ये त्रिभुज हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें एक कोण अधिक कोण है। इस तरह से ये कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार हो गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है, इसमें हम त्रिभुज के कुछ शब्दों को जानेंगे। जैसे प्रश्न में कभी कभी आता है कि त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई दी है, केंद्र दिया है, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, ये सब दिए होते हैं। तो ये क्या होते हैं, माध्यिका क्या होती है, केंद्र क्या होता है, केंद्र क्या है, अंतः केंद्र कैसे है, अंतः वृत्त कैसे है, उसके बारे में उन शब्दों का अर्थ जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे सबसे पहले जानेंगे माध्यिका, कि माध्यिका किसे कहते हैं, त्रिभुज में माध्यिका कहाँ पर होती है। तो देखिए, त्रिभुज के शीर्ष से, ये त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, ए, बी और सी, तीनों शीर्ष हैं। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी मान लीजिए इसका मध्य बिंदु यहाँ कहीं पे होगा और त्रिभुज का शीर्ष ये है, शीर्ष से सम्मुख रेखा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। यानी ए, इसका नाम हमने रख लिया डी, तो ए डी एक माध्यिका हो जाएगी जो कि बी सी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी ये भाग बी डी बराबर है डी सी के, ठीक है। यानी वो रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर आती है और उसे 2 बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका कहलाती है। एक त्रिभुज में ए बी सी, एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं, क्योंकि 3 शीर्ष हैं। तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजा पर हम माध्यिका खींच सकते हैं। यानी माध्यिका, यानी इस बिंदु का मध्य बिंदु कहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ पर है, तो बी से सी को मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे, थोड़ी टेढ़ी हो गई, सॉरी, ये, और इसी तरह से यहाँ से ये सी से, मान लीजिए इसका नाम अब कोई हमने ई रख दिया, इसका नाम एफ रख दिया, तो 3 माध्यिकाएं होंगी त्रिभुज में। कौन कौन सी, सबसे पहले ए डी, फिर बी ई और तीसरी सी एफ, 3 माध्यिकाएं हैं। तो 3 माध्यिकाएं हो गई। यहाँ पर ये रेखा ए ई बराबर हुई किसके, ई सी के, और बी डी बराबर हो गई डी सी की, वहीं ए एफ बराबर होगी बी एफ की। अब यहाँ पर एक बात और है, ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये सेंटर यहाँ पर मिल रही हैं, इस बिंदु को हम कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं, ये बिंदु कहलाता है हमारा केंद्रक, इस बिंदु को हम कहेंगे केंद्रक। ये तीनों माध्यिकाएं थी और ये जहां मिलती हैं उस बिंदु को हम कहते हैं केंद्रक। केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को, जैसे ये माध्यिका है, इसको 2:1 में डिवाइड करता है। यानी आप देखेंगे यहाँ केंद्रक है, तो ये जो लेंथ है 2:1, यानी ये 2 होगी और ये नीचे वाली 1 होगी। 2:1 में हर एक माध्यिका को, जैसे ये देख लीजिए बी ई में, बी ई 2 होगा तो ये ई ओ, मान लीजिए इसका नाम ओ है, बी ओ 2 हो जाएगा और ओ ई 1 होगा। तो ये कहते हैं केंद्रक जो होता है प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा माध्यिका क्या होती है, शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तीनों माध्यिकाएं जहां मिलती हैं उसे केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है या बांटता है। पॉइंट नंबर 6 देखिए, पॉइंट नंबर 6 है लंब व लंब केंद्र। अब ये कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें देखिए लंब क्या होगा, 3 शीर्ष दिख रहे हैं आपको पी क्यू और आर, तो शीर्ष से, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, लंब मतलब त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई वह सरल रेखा जो सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे यहाँ से हमने इस पर एक रेखा खींची, ये रेखा P से खींची है हमने क्यू आर पर, जो कि क्यू आर पर 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी वह रेखा जो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है लंब कहलाती है। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं, तो तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजा पे लंब खींचा जा सकता है। तो मान लीजिए हमने क्यू से इस पे खींचा, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो एक ये हो गया लंब। इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम हम मान लीजिए पी ए रख लिया, इसका नाम हमने बी रख लिया कि क्यू बी हो गया। ऐसे आर से खींचेंगे इस रेखा पर, किस पर, पी क्यू पर, पी क्यू पर हमने लंब खींचा, ये आर सी।
तो इस तरह से एक त्रिभुज में 3 लंब हो सकते हैं, PA, QB और RC। इस तरह से 3 लंब हो गए। अब तीनों लंब जहां जिस बिंदु पर मिलते हैं, ये बिंदु मान लीजिए इसका नाम हमने O रख दिया, तो ये जो O पॉइंट है इसको हम कहेंगे लंब केंद्र। क्या कहेंगे? लंब केंद्र। यानी 3 लंब हो गए और जहां पर ये तीनों लंब मिलते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र में एक और नियम होता है, ये वाला। इसमें ये दिया है बिंदु O, ये त्रिभुज ABC है, इसमें ये O है, ये है लंब केंद्र, ये वाला पॉइंट जहाँ तीनों लंब मिलते हैं, तो इसमें ये O दिया हुआ है। तो इसमें एक नियम होता है कि किसी भुजा के द्वारा लंब केंद्र पर, भुजा कौन सी है? BC के द्वारा लंब केंद्र पर बनाया गया कोण, यानी ये वाला कोण, विपरीत कोण के, इसके विपरीत यानी ये वाला कोण, इस वाले कोण के विपरीत ये वाला कोण, इन दोनों कोण का मान जो है संपूरक होता है, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक यानी कि जिन कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है? 180। ऐसे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। अब जैसे हमें मान लीजिए ये कोण दिया है x और ये कोण हो हमारा y, तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? x प्लस वाई इजकल टू आएगा 180, यानी 180। यानी ध्यान रखना है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के द्वारा लंब केंद्र पर बनाया गया कोण उसके विपरीत कोण के संपूरक होता है। विपरीत कोण यानी इस वाले कोण के संपूरक होता है, यानी इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा। मान लीजिए ये हमें दिया होता कि ये है 110 डिग्री और हमसे y की वैल्यू पूछ ली जाती, तो हम x की जगह पे क्या रख देते? 110 और प्लस y हमें फाइंड करना है, दोनों का योग होता है 180, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती? 180 में से 110 माइनस करते, ये आ जाता 70 डिग्री, तो इसका मान हो जाता 70। ठीक है, इसी तरह अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है कोण अर्धक व अंतः केंद्र। कोण अर्धक क्या होता है? मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया है ABC, इसके शीर्ष है 3 A, B और C। इन शीर्षों के द्वारा सम्मुख भुजा पर खींची गई वह रेखा जो इन कोणों को, कोण A है, इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, अर्धक कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से कोई रेखा खींची, इस पे ये, तो ये कोण और एक बन गया ये कोण, ये 2 बन गए, यानी 2 भागों में, 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया रेखा AB ने, तो ये हो गया एक कोण अर्धक। अब इस कोण को भी अगर हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो देखिए, मान लीजिए एक ये है एक ये है, तो ये हो गया BE, कोण B का अर्धक। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर भी एक कोण अर्धक खींचते हैं CF, तो ये और एक ये, इस तरह से एक ये हो गया कोण अर्धक। ये कोण अर्धक जिस बिंदु पे मिल रहे हैं, तीनों कोण अर्धक AD, BE और CF जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उसे हम कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, यानी एक रेखा, शीर्ष से खींची गई वह रेखा जो शीर्ष पर बने कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है, कोण अर्धक कहलाती है। अब देखिए, ये अंतः केंद्र हो गया, तो इस अंतः केंद्र को केंद्र मानकर खींचा जाने वाला वृत्त, यानी यहाँ से जो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा, मान लीजिए हमने यहाँ से इसे केंद्र माना क्योंकि ये अंतः केंद्र था, जहाँ पे कोण अर्धक मिलते हैं वो अंतः केंद्र हो जाता है। इसको केंद्र मान के एक वृत्त खींचा जाएगा जो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा, कुछ इस तरह से। ये पूरा सर्किल नहीं आ रहा है, पर अगर आप खींचेंगे इस प्रकार से तो ये पूरा सर्किल आएगा। ये सर्किल ही अंतः वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सर्किल जो बनता है यहाँ पे, ये कहलाता है अंतः वृत्त। इसे हम कहेंगे अंतः वृत्त। पॉइंट नंबर 8 है लंब समद्विभाजक या परिकेंद्र व परिकेंद्र। देखिए, लंब समद्विभाजक, लंब तो हम देख चुके हैं, शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाली गई वह रेखा जो सम्मुख भुजा पे समकोण बनाती है, लंब कहलाती है। यहाँ पे समद्विभाजक और जुड़ा हुआ है लंब के साथ, यानी एक ऐसी रेखा जो लंब तो है ही, यानी शीर्ष से हमने इस पे खींची, ये रेखा लंब तो है ही, साथ ही ये इस रेखा को, मान लीजिए यहाँ बिंदु D है, इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी BD बराबर क्या है? DC की।
तो इसे हम कहेंगे लंब समद्विभाजक, यानी लंब के साथ साथ ये समान दो भागों में भुजा को बांटती भी है। इसी तरह बी से हमने इस पर एक खींचा ई, इसका नाम हमने रखा बीई। तो ये बीई हो गया जो कि ए सी को दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पर ये लंब तो है ही, यानी लंब तो है समद्विभाजक, यानी ए सी को दो समान भागों में बांटती भी है। ए बराबर है ई सी की। इसी तरह ए बी पर हमने एक लंब समद्विभाजक खींचेंगे शीर्ष सी से, इस तरह से ये भी लंब समद्विभाजक रेखा ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी ए एफ बराबर हो जाएगा बी एफ के। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे बना, ये तीनों लंब समद्विभाजक जो है बी ई, ए डी और सी एफ, एक बिंदु यहाँ ओ पर मिलते हैं, जिसे हम परिकेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? परिकेंद्र। यानी जिस बिंदु पर तीनों लंब समद्विभाजक मिलते हैं उसे हम कहते हैं परिकेंद्र। और इस परिकेंद्र को केंद्र मानकर, इस बिंदु को केंद्र मानकर अगर एक वृत्त खींचें यहाँ से इतनी त्रिज्या लेकर, क्योंकि ये परिकेंद्र जो है तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होगा, यानी ये भी रेखा, ये लंबाई, ये तीनों बराबर होंगी। तो इतनी त्रिज्या लेकर अगर हम एक वृत्त खींचेंगे तो वो वृत्त तीनों ही शीर्ष है त्रिभुज के, उन्हें टच करता हुआ जाएगा इस तरह से कुछ, और ये वृत्त जो है परिवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिवृत्त। यानी इसमें हमने जाना लंब समद्विभाजक जो लंब के साथ साथ भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, वही वो केंद्र जिस पर तीनों लंब समद्विभाजक मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। और परिकेंद्र केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया जो कि परिवृत्त कहलाता है। तो आज हम ये 8 टॉपिक पढ़ चुके हैं, बाकी के बचे हुए हम शेष कल पढ़ेंगे। और जितना आज हमने पढ़ा है कृपया करके आप उसे कॉपी में ज़रूर लिखिएगा और उसे रिवाइज ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें आप अगर एक बार ठीक से समझ लें और पढ़ लें तो आपको जो बाकी क्वेश्चंस करने में वो बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।